हेलो। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस सर। चलिए। कितने बच्चे हैं P3 में अराउंड? सर 24 25। 24 25 38 है, 39 जने। ठीक है, चलो। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। हमें 11th में जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है ना, वो करना है। तो अभी जैसे जहां तक इंफॉर्मेशन अपन को मिली है कि क्वांटम नंबर P3 का हो चुका है। यस सर। कोई ऐसा जिसका क्वांटम नंबर ही ना हुआ हो? पहले तो वो बताओ। कोई ऐसा जिसका क्वांटम नंबर नहीं हुआ हो, जिसको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता हो, कोई ऐसा? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने अच्छे तरह नहीं समझाई थी हमें सर ने। सो सर ने मतलब किसने पढ़ाया था? प्रतीक सर ने। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2p6, ये सब नॉर्मल तो आता है ना? मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ सोडियम का, लिख दोगे? नहीं सर, हमें सर ने करवाया ही नहीं था ये वाला। सिर्फ क्वांटम नंबर्स करवाए थे उन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक अपना हुआ नहीं, ठीक है। चलो, नो सर अच्छा, ठीक है। तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है। ठीक है, मैं कुछ टॉपिक पूछ लेता हूँ जिससे क्या आगे अपन को दिक्कत ना हो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पहले करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे फिर क्वांटम नंबर की शीट कैसे करी होगी बेटा तुम लोगों ने? सर नहीं करी। नहीं करी सर। अच्छा, ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को करना है। अच्छा, मैं और कुछ भी चीजें पूछता हूँ फिर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्वांटम नंबर में NLM पढ़ा है, NLM और S पढ़ा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेप्शंस भी नहीं पढ़े होंगे। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं पढ़ा होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पढ़ा तो। नो ठीक है, सर। तो ये दो पार्ट अपन को पहले करना पड़ेगा। ठीक है। पीरियोडिक टेबल सबको याद है क्या पूरी? कोई ऐसा मतलब पीरियोडिक टेबल कोई ऐसा जिसको दिक्कत होती है? पीरियोडिक टेबल अभी एक भी बार याद करने की कोशिश नहीं करी है, ट्रिक्स नहीं बताई गई, ऐसा? सर ट्रिक्स नहीं बताए। ट्रिक्स नहीं बताई पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो चलो, वो तो पीरियोडिक टेबल में ही ले लेंगे। ठीक है, चलो, ये चीज है मतलब। ठीक है, तो अपन को पहले ये करना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही चालू करते हैं फिर। ठीक है, चलो। हेडिंग आप डाल लो, पीरियोडिक टेबल ही डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ही अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। सर हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल ही स्टार्ट करेंगे। अब मैंने कुछ टॉपिक पूछ लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए भाई, तो वो पहले मैं पढ़ा दूंगा इसी के अंदर, ठीक है। क्या हुआ, किसी को कुछ पूछना है? एक सेकंड में। हाँ जी, बोले। स्टार्ट करें ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस यस सर। सर। चलो, ठीक है भाई। अब देखें, बात यहाँ पर आई कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। क्वांटम नंबर को पढ़ाया ही क्यों गया है? केवल इलेक्ट्रॉनिक। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, एक सेकंड वेट। हाँ जी, सॉरी। देखो, क्वांटम नंबर का मेन एम क्या था? आपको क्वांटम नंबर क्यों पढ़ाया जाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर है, क्वांटम नंबर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन सॉल्ट एनालिसिस, ये सब बेकार है अगर अपन को क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में नहीं आता है। बेस है। और जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी चीज है, अगर वो आपको नहीं आती तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि वो कहीं पर भी यूज होगा। जैसे मोल की बात करी थी ना, जो मोल होता है वो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हर कहीं यूज होता है। उसी तरह से क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी हर जगह यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन चालू करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
अपन क्या बोलेंगे, एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है ना। अब एक एटम होता है, जैसे मान लो मैंने सोडियम एटम लिया, सोडियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 11। 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज्ड होंगे, किस तरीके से अरेंज होंगे? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपको मैं एक चीज बताऊं, सबसे पहले क्या चीज आती है, ध्यान से देखना। अपन ने क्या बोला सबसे पहले, आपने क्वांटम नंबर में बात करी होगी ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल देखा होगा ना, ऑर्बिटल कौन सी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ध्यान देना, इसी ऑर्बिटल के अंदर, इसी ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, शेल होते हैं, ठीक है, सब शेल होते हैं, ठीक है ना। फिर उसी सब शेल के अंदर अपन क्या बोलते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन बोल दो, है ना, फिर उनकी स्पिन आ जाती है पर्टिकुलर। तो एक एटम के अंदर क्या क्या होता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन आसपास घूमते रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां पर मिलते हैं, ऑर्बिटल में। कहां पर मिलते हैं, ऑर्बिटल में। अब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं और कहां कहां अरेंज होते हैं, आप सबको ये पता होगा, एस, पी, डी, एफ, इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। इतना तो पता है सबको, यस सर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को आपने जमाना कैसे है, देखो मैं एक एक तरीका बता रहा हूं, उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, सबको n l m s ये सब चारों क्वांटम नंबर निकालने आते हैं क्या? जरा मुझे जरा बताओ। 1s, 1s में n की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो। 1। l की वैल्यू क्या है, 0। 0 m की वैल्यू क्या है? ये नहीं पता सर। ये कैसे नहीं पता हो सर सकता मैंने क्वांटम नंबर नहीं किया हुआ। यार? फिर आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, ये बताओ पहले। सर मैंने तो नहीं किया। अरे ये तो पीरियोडिक टेबल की बात हुई, अपने क्वांटम नंबर पढ़ाऊं क्या पूरा मैं? कितने लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ा है ये बताओ, हाथ ऊंचे करो, हैंड रेज करो यहाँ पर। सर जल्दी जल्दी में सर ने थोड़ा सा बता दिया था। तो क्वांटम नंबर पर्टिकुलरली चालू नहीं हुआ है क्या, इतने सारे जने बोल रहे हो तो? क्वांटम नंबर ही पढ़ाऊं क्या पूरा, वापस बोलो, क्योंकि स्टार्ट करना फिर बात ही खत्म हो जाएगी सारा, है ना। इतने सारे जने हैं कम से कम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट रुको फिर, है ना, 1 मिनट रुको, वेट करो, फिर मैं बात करता हूँ। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड आप वेट करो। नहीं, मैं P3 वालों से ही पूछ रहा हूँ, केवल P3 वालों का क्वांटम नंबर हुआ है नहीं हुआ? हाँ, जल्दी जल्दी में करा दिया, यूं कहना चाह रहे हो क्वांटम नंबर वापस करने की इच्छा है, बोलो। यस सर। यस से करवा दो।
चलो भाई, है ना, क्वांटम से चालू कर रहे हैं अपन, पिक्चर ही हटाओ पूरी, है ना, पूरा क्वांटम ही करा देते हैं तुम लोग यार। ये चीज पहले तुम डिसाइड क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आती, क्लैरिटी कैसे नहीं है तुम लोगों को। पीरियोडिक का जब आया, जब डिसाइड हुआ, तुमने कहीं मीटिंग में ही बोला होगा ना कि भाई पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ हमारा, P3 वालों ने, तो फिर तुमने क्वांटम क्यों नहीं बोला? क्लैरिटी रखो ना। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? सर ने पढ़ाया था वो जल्दीबाजी में, तो फिर उसके हिसाब से हमने नहीं बोला। अच्छा चलो सर कोई ने दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस भी नहीं करवाए उसके इतने। अब फिर, अब देखो, अब सारी चीज, अब क्वांटम नंबर, अब देखो, ऐसा नहीं है कि अब मैं फिर पूरी चीज कराऊंगा, मैं ऐसा नहीं कि बीच में कोई आपको आता है नहीं आता, फिर मैं पूरा ही फुल फ्लेज में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वांटम नंबर बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो वापस पूरा क्वांटम नंबर में कर रहे हैं, फिर पीरियोडिक पे आएंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे। ठीक है जी, चलिए, क्वांटम बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहली चीज, एटम। देखिए भाई, क्या होता है एटम, पहले तो एटम के बारे में समझे। एन एटम is the smallest, an atom is the smallest particle, an atom is the smallest particle of an element made up of still smaller particles like electron, proton, neutron, etc., which can take part in a chemical रिएक्शन। अब देखो भाई, ये तो लिखने की बात होगी कि एटम की, ये तो डेफिनेशन अपन बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं। An atom is the smallest particle of an element made up of still smaller particles like electron, proton, neutron, etc., which can take part in a chemical reaction। मतलब क्या हुआ? एटम जो है वो किसी एलिमेंट का, समझना, फील लेना, एटम जो है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम जो है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ रहे हो बात को? एटम क्या है? एटम जो है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे अपन घर बनाने चलते हैं, घर बनाने चलते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं? एक ईंट रखते हैं, एक ईंट रखते हैं ना सबसे पहले, फिर उस ईंट को जोड़ते 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 पूरा घर बनाते हैं। तो जो एटम है वो क्या है? एक एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम को जोड़ते 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 क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। ठीक है, अब ये एलिमेंट के अंदर एटम, एटम भी किससे बनता है? फंडामेंटल पार्टिकल से। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे बनता है। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है? सर आंसर दे रही थी सर। ओके ओके ओके, हाँ। अब देखो, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, हम उसको क्या बोलते हैं? एटम। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं? एटम। अब एक बात बताना, मैंने यहाँ पर केवल हाइड्रोजन लिखा, तो आपके लिए क्या बोलोगे इसको? ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है आपका? यस सर। हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ये बताओ क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल। आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? एक्सी क्या है? जेनॉन। जेनॉन, जेनॉन नहीं सुना? जेनॉन एटम। 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 एटम है ना, जेनॉन एटम। ठीक है, अब पॉइंट समझना भाई, एलिमेंट के बारे में अपन क्या बोल रहे थे? एलिमेंट एक ही टाइप के एटम या जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। एलिमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या बोली अपन ने? जिसके अंदर क्या हो? जिसके अंदर एक ही टाइप, एक ही टाइप के एटम्स, एक ही टाइप के एटम और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे सोडियम की बात करते हैं ना, सोडियम में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर सेम टाइप के एटम हो या
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। एलिमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, एलिमेंट वो चीज है जिसके अंदर सेम, जो सेम टाइप के एटम से बनाओ या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन से बनाओ। क्लियर है ये चीज? अभी यहां पर अपन ने एक वर्ड यूज करा था फंडामेंटल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिससे एटम बनके तैयार होता है। जैसे बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, अमाउंट बता दो, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। -1.6 into 10⁻⁻11। देखो मैंने अमाउंट पूछा है तो केवल आप बोलोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं नेचर पूछता तो नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव होता, नेचर क्या होता, नेगेटिव। ठीक है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां रहती है, आउटसाइड द न्यूक्लियस बोल दूं क्या, समझ रहे हो बात को, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, मैं ऐसे ही बोल देता हूं। प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना रहता है 1.6725 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, केजी में भी बोल सकते हो। नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज तो सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। पावर माइनस 19, इलेक्ट्रॉन में 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ऐसे सोच के देखो, कोई सा भी एलिमेंट दिमाग में लो। अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया एल्यूमिनियम, अब मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख रहा हूँ, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, No, sir. इसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है। ठीक है, जब Al+3 लिख देते हो इसका मतलब क्या ज्यादा हो जाता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल दिए ना, समझ रहे हो बात को, क्लियर है ये चीज? तो ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये बेसिक चीज तो आपको पता है। अपन आते हैं क्वांटम नंबर पे। अब देखो भाई ये क्वांटम नंबर क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है अपन को क्वांटम नंबर पढ़ने की। आपको कोई बोले कि भाई एक एटम के अंदर चले जाओ और इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के बताओ, आपको कोई बोले कि एक एटम के अंदर चले जाओ और इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के बताओ, अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन को ढूंढना इतना आसान काम है क्या? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, No, चंचल sir. होते हैं। चंचल का मतलब समझते हो, एक जगह टिकते नहीं, एक जगह टिकते नहीं, रुकते नहीं है। उनको ढूंढना कोई आसान काम तो है नहीं। अब उनको ढूंढने के लिए हमें एटम में पता भी तो हो कि कहां पर जाना है, पता भी तो हो कि भाई कहां पर जाना है। हमको ऐसा बता दे कोई, जैसे ऐसे समझना, प्लास्टिक की बॉल देखी है बचपन में समझा, अभी भी तुम तो बचपन में ही हो, मतलब मेरे बचपन में मैंने देखी थी प्लास्टिक की बॉल, देखी आती है ना प्लास्टिक की बॉल। उसमें ऐसे इमेजिन करो कि उस प्लास्टिक के बॉल के अंदर एक कोई क्या कहते हैं उसको, मॉस्किटो, मच्छर या कोई ऐसे जो फ्लाइज फ्लाइज होती है ना वो है, एक कोई अंदर है। अब तुमने उसको उस प्लास्टिक के बॉल के अंदर, तुम्हें पता है फ्लाई है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं यार उस प्लास्टिक की बॉल के अंदर बताओ अभी उस टाइम पे वो मच्छर कहां पर है, तो तुम बता सकते हो क्या, सोच के देखो, वो तो घूम रहा है अंदर। तुम्हें ये पता है कि बस उस प्लास्टिक की बॉल के अंदर मच्छर है ना, वो मॉस्किटो जो है वो उस प्लास्टिक की बॉल के अंदर, लेकिन ये तो नहीं बता सकते ना कहां पर है, क्योंकि वो तो अंदर इधर उधर घूम रहा होगा। बता सकते हो क्या एग्जैक्ट, सोच के देखो। No, नो sir. सर। तो जो मैं अगला टर्म बोलने जा रहा हूं जिसका नाम होता है ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या होता है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल भी वैसा ही है, तुम ऐसे बोल सकते हो कि हाँ ऑर्बिटल में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्ट कहां मिलेगा, उसके लिए और अंदर जाना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? तो ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं, देखो एक बार, an atom sorry an orbital is defined as that zone in space where electron is most likely to be found। ठीक है, समझ रहे हो डेफिनेशन क्या बोला, एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज दैट जोन इन स्पेस
भाई एटम तो 3D में होगा ना, एटम तो 3D में होगा, तो स्पेस में, सर प्लीज शो प्रीवियस, ठीक है ना, तो एटम तो 3D में होगा, तो 3D में वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। अब एक ऑर्बिटल को 3 क्वांटम नंबर से एड्रेस किया जाता है, 3 क्वांटम नंबर से क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है या कैरेक्टराइज किया जाता है। वो 3 क्वांटम नंबर कौन से हैं, वो 3 क्वांटम नंबर है एन एल एम। एन एल एम यहां पर अपन क्या लिखेंगे, द ऑर्बिटल्स are characterized, the orbital are characterized by 3 set of quantum numbers। ठीक है, कौन कौन से, n, l, m, n, l, m। अब किसी के मन में ऐसा है सर वो s का क्या हुआ, भाई देखो जो चौथा क्वांटम नंबर है वो फर्जी है, एस हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो केवल स्पिन बताता है, अभी आगे पता चलेगा। सबसे मेन कौन से हैं, NLM। ये अगर आपको पता चल गया, भाई एक एटम के अंदर जाओगे सबसे पहले ऑर्बिटल को देखोगे, ऑर्बिटल की तरह ऑर्बिटल मिल गया, तो बस इन 3 चीजों की जरूरत है आपको, N पता लग गया, L पता लग गया, M पता लग गया, तो आप सोच लो कि इलेक्ट्रॉन के पास आप पहुंच गए। एस का कोई रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताता है, अपना मेन एम क्या इलेक्ट्रॉन को ढूंढना ना, तो वो भी कुछ ना कुछ तो बता ही रहा है, इसलिए उसको क्वांटम नंबर की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऐसे रख दिया उसको, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो देखो एटम में जो इलेक्ट्रॉन का घर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉन का जो घर है उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कहां पर होगी, या इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां पे पाया जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। अब ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल एक स्पेस है 3D में। ऑर्बिटल क्या है, एक स्पेस है 3D में, मतलब एटम के अंदर 3D में वो स्पेस, एटम के अंदर 3D में वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. अब एक सिंपल सी चीज समझो जैसे कि जो कि इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत हल्के फुल्के होते हैं, सोच के देखना ध्यान से, वो तो बहुत हल्के फुल्के होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, और उनके बीच में रिपल्शन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज, और उनका मास भी बहुत कम होता है। तो रिपल्शन के कारण वो एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। रिपल्शन के कारण वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब अगर वो दूर भाग रहे हैं तो उनके ढूंढने में, अगर वो दूर भाग रहे हैं तो वो अलग अलग जगह पे चले जाएंगे, अलग अलग जगह पे चले जाएंगे, भाई पास में तो रहना नहीं चाहेंगे, रिपल्शन रहता है, रिपल्शन रहेगा तो दूर भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे तो उनको ढूंढने के लिए उनका एड्रेस भी तो अपन को पता होना चाहिए ना, उनको ढूंढने के लिए उनका एड्रेस भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो उस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या, कुछ वेरिएबल का इस्तेमाल करा। वो वेरिएबल क्या कहलाते हैं, क्वांटम नंबर कहलाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं NLM। NLM समझना, जैसे चलो एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, सुनना। मान लो तुमने जो भी मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, कैसे भी है, तुम नीट का पेपर दे दिया, तुमने जेई का पेपर दे दिया, ठीक है ना, मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अब तुम्हारा मन करा यार हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें जिसने पढ़ाया था उसको कुछ तो देना चाहिए, मतलब है ना, कुछ तो बनता है यार, कुछ तो देना चाहिए, फीस तो दे ही दी, फीस तो क्या तुमने मुझे नहीं दी, लेकिन किसी और को, है ना, तो कुछ एक गिफ्ट बनता है। तो तुमने क्या करा कि यार सोचा कि भाई सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, अच्छी IIT में पहुंच गया, तो कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अब गिफ्ट देने के लिए तुम क्या करोगे, पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना, अगर तुम तो कहीं मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पे और मैं किसी और पर्टिकुलर जगह पे हूं, तो तुम गिफ्ट देने के लिए मेरे से क्या पूछोगे कि सर आपका क्या बता दो, एड्रेस बता दो, पूछोगे। ठीक है, अब एड्रेस अगर पूछोगे तो एड्रेस मैं बताऊंगा, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि भाई के 1180 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे करके मान लो मैंने को बोला, तो उस एड्रेस में नंबर्स भी होंगे, कुछ वेरिएबल्स भी होंगे होंगे ना। तो अब आप ऐसे सोचो ना कि जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे हल्के फुल्के हैं और उनके बीच में रिपल्शन है, रिपल्शन लगते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर मतलब उनका एड्रेस अलग अलग हो गया, एड्रेस अलग अलग हो गया, तो उस एड्रेस को पता करने के लिए, उस एड्रेस पे पहुंचने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, और वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, क्वांटम नंबर, और वो कौन से वेरिएबल है, NLM। बात समझ में आ रही है? यस सर।
ठीक है, तो क्वांटम नंबर मुझे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर होगी। क्लियर है भाई? तो अब मैं इसी के नीचे क्वांटम नंबर को डिफाइन करता हूं, क्वांटम नंबर को डिफाइन करता हूं, क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर ध्यान से देखें, क्वांटम नंबर क्या होता है? सेट ऑफ numbers, set of numbers which represent position of electron in an atom। ठीक है, मतलब एक एटम के अंदर जो उसकी पोजीशन को बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो कुछ लोग क्या ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं वो डिफरेंस भी क्लियर कर दूं। एक चीज समझ के चलो, ऐसे मानना कि भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, जो कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, है ना। एटॉमिक मेरे ख्याल से पढ़ लिया बहुत सारे लोगों ने, एटॉमिक तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. हम्म, तो एटॉमिक पढ़ लिया, तो वहां पर तो बोहर के बारे में बात करेगी। तो बोहर ने क्या बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ क्या चक्कर काटता है, यही बात हुई थी ना। तो वो जो चक्कर काटता है वो किस में काटता है? चारों तरफ, वैल्यू ऑर्बिट में, ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना, ऑर्बिट में, समझ रहे हो? Yes, वो जो sir. चक्कर काटता है वो ऑर्बिट में काटता है, तो ऑर्बिट अलग चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज है। समझना, ऑर्बिट क्या होती है? इट इज अ वेल वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड circular, it is a well defined circular path, it is a well defined circular path in which the electrons are supposed to move in Bohr's model, Bohr's model। ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना? ये बोल सकते हैं ऐसा। तो ये तो नॉर्मल हो गई स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात। अच्छा, कैसा होता है जरा देखें इधर, एक बार देखें। जैसे मैं यहाँ पर नॉर्मल तरीके से बना के बताता हूँ आपको, देखें, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। ये एक ये बना दिया अपन ने, एक ऐसे बना दिया, एक और बना दो, ठीक है। समझ जाना, बराबर बराबर ही है, लेकिन ठीक है। वो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पर, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, समझिए ना, ये तो ऑर्बिट हो गया आपका, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया आपका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। अब देखो, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिस ऑर्बिट में, क्या बोला मैंने? जिस ऑर्बिट में, ध्यान से सुनना, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसे हमने क्या नाम दिया? देखो भैया, नाम देने का बहुत ज्यादा वो है, हर चीज को अपन नाम देंगे। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसे हमने क्या नाम दिया? शेल। उसे हमने क्या नाम दिया? शेल। और शेल को रिप्रेजेंट कैसे करा? स्मॉल एन से। शेल को रिप्रेजेंट कैसे करा? स्मॉल एन से। तो समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसको क्या नाम दिया? शेल नाम दिया। और शेल को रिप्रेजेंट कैसे करा? स्मॉल एन से। ठीक है, अब देखो, एक साइंटिस्ट है सोमरफील्ड, सुना है नाम सोमरफील्ड का? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई काम का साइंटिस्ट नहीं है वो, बस एक बार नाम ले लिया ऐसा ही है ना, कोई काम का नहीं है। सोमरफील्ड, तो उसने क्या करा, सुनना ध्यान से। सोमरफील्ड आया, तो सोमरफील्ड ने क्या कहा? शेल तो ठीक है, तुम लोगों ने बता दिया कि भाई शेल है ये, कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। उसने क्या करा? स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाई। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट, आप अभी याद रखो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे और उसने और एटम के और अंदर देखा, मतलब शेल के अंदर देखने चला गया, उसके शेल के अंदर का पता लग गया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, है ना। ऐसे टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप टाइप मान लो आप, कि एक ऐसा स्कोप है जिससे आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके शेल के अंदर देखने लगा हो। तो जब उसने स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाई, तो उसने देखा कि यार शेल के अंदर भी कोई चीज है, शेल शेल के अंदर भी कुछ चीज है। ठीक है, शेल खुद अलग अलग एनर्जी के हैं, शेल के अंदर कुछ सब एनर्जी लेवल में डिवाइडेड है, शेल के अंदर भी अलग अलग एनर्जी के लोग हैं, अलग अलग एनर्जी के सब शेल बैठे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, शेल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से। सोमरफील्ड आया, उसने यूज करा स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा और बोला कि जो शेल थी
ये भी अलग अलग सब एनर्जी लेवल में डिवाइडेड हैं, सब एनर्जी लेवल में डिवाइडेड हैं। और उस सब एनर्जी लेवल को अपन ने क्या बोला, उस सब एनर्जी लेवल को अपन ने क्या बोला, सब शेल। उस सब एनर्जी लेवल को अपन ने क्या बोला, सब शेल। सबसे ठीक, समझ रहे हो बात को, उस सब एनर्जी को। फिर वो वहां पर भी नहीं रुका, इन सब शेल को रिप्रेजेंट करा स्मॉल एल से, और इनके और अंदर चला गया, इन सब शेल के भी अंदर गया, इन सब शेल के अंदर उसको मिला क्या, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, और उसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल एन से। वो यहां पर भी नहीं लिखा। और पता है आपको, तो ऑर्बिटल तो किसका घर है, इलेक्ट्रॉन का। ऑर्बिटल किसका घर है, इलेक्ट्रॉन का। तो इन ऑर्बिटल के अंदर गया तो उसको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऑर्बिटल के अंदर गया तो क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो पॉइंट समझना भाई ध्यान से, मैंने क्या बोला, एटम है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वो जो चक्कर जिस जगह पे लगा रहे हैं उसको ऑर्बिट बोला। उस ऑर्बिट को हमने नाम दे दिया शेल, शेल को रिप्रेजेंट करा एन से। फिर सोमरफील्ड आया, सोमरफील्ड ने स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाई, शेल के अंदर देखा और बोला इसके अंदर भी सब एनर्जी लेवल है। इसके अंदर सब एनर्जी लेवल को क्या नाम दे दिया, सब शेल। सब शेल को रिप्रेजेंट करा स्मॉल एल से। उसके अंदर देखा तो ऑर्बिटल मिला, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिया एम से। और ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन का घर है, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऑर्बिटल के अंदर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। एक क्वांटम नंबर है ना, एक क्वांटम नंबर और होता है जो मैंने आपको बता दिया, केवल इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक स्पिन होता है, क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, आगे बात करेंगे उसके बारे में ना। उसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं। उसको पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब अभी यहाँ पर मैंने बात तो बहुत सारी कर दी, लेकिन डिटेल में तो पढ़ा ही नहीं अपन ने कुछ। अब सबसे पहले अपना काम क्या हो गया, डिटेल में पढ़ना एन को। अब एन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या कहलाएगी, शेल। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, शेल। तो पहले लिखेंगे इसके बारे में, फिर समझेंगे एक एक पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो शेल, ठीक है ना, पहला सर पॉइंट। एक मिनट के लिए पीछे कर दो। हाँ, डन सर। ठीक है। देखें, पहले पॉइंट लिखेंगे आराम से, फिर उसके बाद में बात करते हैं। देखना भाई, जो शेल नंबर है एन अपन को क्या बताएगा, सुना ध्यान से, अपन को क्या क्या बता सकता है शेल। पहली चीज, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। आपको पता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, शेल को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू कहां कहां तक हो सकती है, ऐसे लिखो, परमिसिबल। परमिसिबल वर्ड का मतलब समझते हो, परमिसिबल मतलब समझते हो, कहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, कहां तक वैलिड है, वैल्यू ऑफ एन 1 से लेकर 2 3 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4। अच्छा, कोई किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा कि 0 आ रहा है क्या, नो सर। है ना, 0 तो फिर कुछ हुआ ही नहीं ना। फिर किस शेल के बारे में बात करें अपन। ठीक है, अभी लिखना आराम से, मैं बता दूंगा, पहले पॉइंट्स लिख लें फिर उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है और सुनते जाओ बस, अभी इसको समझाऊंगा एक एक पॉइंट को। इट रिप्रेजेंट्स शेल नंबर स्लैश एनर्जी लेवल। शेल नंबर भी बताता है और एनर्जी लेवल भी बताता है। अगला पॉइंट अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं ना, द एनर्जी states corresponding to different principal quantum numbers। अब देखना, ये आपने सुने हुए होंगे सबने, different quantum numbers which are denoted by k, l, m। सुने हैं बचपन में ये, एम
Yes, Yes, sir. sir. है ना, सुने होंगे ना एटॉमिक्स, सर जो NEP 9th क्लास में होता आप, हाँ 9th क्लास में भी आता है, सबसे पहली बार 9th क्लास में आता है ये, ठीक है। अब सुना भी होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लास्ट में भी बताया होगा आपको, ठीक है। देखें अभी पॉइंट देखते जाएं। इट, अभी मैं वो बता रहा हूँ कि क्या क्या करता है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे एक एक पॉइंट को। इट इंडिकेट्स, नोट करते जाएं भाई साथ साथ में। इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, हाँ, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ orbitals and electrons present in a shell, and that equals n square and 2n square respectively। पहले तो ये सारे पॉइंट नोट कर लो। पीछे वाला पेज निकालू क्या? No, sir. सबने लिख लिया पीछे वाला 3rd पेज नंबर, ठीक है। सर दिखा दो एक बार। हाँ पहले नोट कर लो, पहले ये पूरा पॉइंट शेल नंबर के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में नोट कर लो, फिर एक एक करके आप पॉइंट समझते हैं, ठीक है। डन सर। लो, डन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इट रिप्रेजेंट्स शेल नंबर एंड एनर्जी लेवल। इट रिप्रेजेंट्स शेल नंबर एंड एनर्जी लेवल। इसको समझने के लिए एक बात आपको पता होनी चाहिए, इधर देखें ध्यान से। क्या आपको पता है कि जब जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होती है सिस्टम की? जब जब अट्रैक्शन होता है, जब जब अट्रैक्शन होता है सिस्टम की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या मैंने क्या बोला? जब जब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, सिस्टम की एनर्जी, है ना, सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? Decrease. डिक्रीज होती है। सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। और स्टेबिलिटी क्या होती है? Increase. स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता तो बता देना, मैं 1 मिनट में बता दूंगा। जब जब रिपल्शन होता है ना, जब जब रिपल्शन बढ़ेगा, है ना, जब जब रिपल्शन बढ़ेगा तो सिस्टम की एनर्जी, Increase. सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और स्टेबिलिटी, Decrease. स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। आप ऐसे इमेजिन करो, देखो जैसे मान लो ये एक रेस्ट रखा हुआ है ना, और ऐसे पोडियम टाइप में, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है? आप मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। एच हाइट पे एम मास का एक क्या रखा हुआ है? ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं अगर कि एच हाइट पे इसकी एनर्जी mgh बोल सकता हूँ? पढ़ा होगा फिजिक्स में आप लोगों ने ये, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, और एच हाइट अगर 0 हो जाए तो इधर एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? 0, 0. यस ठीक है। सर। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये ब्लॉक इधर से गिरा,
मान लो किसी ने पकड़ रखा था और छोड़ दिया, पकड़ रखा था और छोड़ दिया, तो समझना पहले इसकी एनर्जी कितनी थी mgh, बाद में क्या हुई जीरो, 0 तो जीरो मतलब एनर्जी डिक्रीज हुई है इंक्रीज हुई है बताओ, Decrease. डिक्रीज डिक्रीज हुई। अब ये जब यहाँ पर आके रुक गया तो स्टेबल हो गया, यस Yes, सर। यस सर तो स्टेबिलिटी क्या हुई इंक्रीज। इंक्रीज अब आप खुद सोचो यहाँ पर नीचे लगा क्या, ये नीचे खिंचा ही चला है ना, जैसे ही छोड़ा तो नीचे खिंचा चला है ना, तो मतलब हुआ क्या, अट्रैक्शन ही तो लगा होगा, जब भी तो नीचे Yes, खिंचा sir. चला है, यस समझ सर। रहे हो। तो जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ा, पहले पकड़ रखा था तो अट्रैक्शन नहीं बढ़ा, जैसे ही छोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा, एनर्जी क्या हुई डिक्रीज हुई, mgh से जीरो, और स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ये पहला पॉइंट समझ में आया। यस Yes, सर। sir. Yes, रिपल sir. रिपल्शन के लिए समझो, हाथ में दो मैग्नेट ले लो, पास पास लेके आओ, जैसे ही पास पास लेके आओगे आपके हाथ भी वाइब्रेट करने लगेंगे, Yes, sir. तो सर। आपके हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके हाथों के अंदर वाइब्रेशन एनर्जी आई, पहले तो एनर्जी थी Yes. नहीं, पहले हाथ दूर ले जाओ तो कोई एनर्जी नहीं थी, पास में जब रिपल्शन लगा तो आपके हाथों के अंदर एनर्जी इंक्रीज हुई, और आप खुद जानते हो कि ज्यादा देर तक रखने का कोई मतलब नहीं, अनस्टेबल हो रहा है मामला, तो जब भी रिपल्शन लगेगा सिस्टम में एनर्जी बढ़ जाएगी और सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है क्या। तो कंक्लूजन क्या बोल Yes, सकते हैं, sir. ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी डिक्रीजेस, और जहां पर जैसे ही ब्लॉक गिरेगा वहां पर वो स्टेबल हो जाएगा, अपन बोल सकते हैं कि ड्यू टू अट्रैक्शन एनर्जी डिक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्लियर है ये चीज। अब Yes, समझो, sir. अब ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ना इसको समझते हैं, इट रिप्रेजेंट्स शेल नंबर एंड एनर्जी लेवल। ध्यान से बिल्कुल समझना भाई, ध्यान से देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी लिखना आराम से, मैं पहले समझा दूं कोई दिक्कत नहीं। ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे समझना, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे येलो कलर के, ठीक है, ये डिस्टेंस ये हो गई, ऐसे ये डिस्टेंस बना दी मैंने, है ना। अब समझना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एनर्जी लेवल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो न्यूक्लियस से अगर आपकी डिस्टेंस, न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा, देगा। देगा. सोच के देखो ना, न्यूक्लियस Decrease. के जितना पास इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, Decrease हो जाएगा. ठीक है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है एज शेल नंबर इंक्रीजेस। आप देखो ना जो लास्ट वाला शेल है उसकी डिस्टेंस बढ़ गई, Yes, sir. तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस Hmm. बढ़ती जा रही है अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, तो उसके हिसाब से एनर्जी में भी तो कुछ चेंज आएगा ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाता जाएगा एनर्जी में कुछ चेंज आएगा। सोच के देखो, इधर की साइड जो एनर्जी थी, इधर की साइड वो बहुत कम होगी ये वाली, क्योंकि यहाँ पर भयंकर अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होती है ज्यादा होती है, कम होती है। कम होती है। कम होती और है. दूर चला गया तो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ पर तो एनर्जी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे शेल ये चेंज करता जा रहा है, जैसे जैसे ये शेल चेंज करता जा रहा है एनर्जी में फर्क आता जा रहा है क्या। यस सर। Yes, sir. तो देखो अब पढ़ो उस लाइन को, है ना, अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा तो उसके हिसाब से एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और एनर्जी में चेंज होगा तो एनर्जी लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। हर शेल अलग अलग एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर शेल अलग अलग एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इनको भी अलग अलग नाम दे दिया। अलग अलग नाम क्या दे दिया, बोल दिया n=1 को k बोल दो, n=2 को क्या बोल दो, l बोल दो, n=3 को क्या बोल दो, m बोल दो। M. समझ गए बात को। Yes, sir. अब इस पॉइंट को पढ़ो, क्या पॉइंट था, देखें ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आता है नहीं आता। इट रिप्रेजेंट शेल नंबर एनर्जी लेवल, आया क्या, एन कर सकते, एन का समझ में आया ये पॉइंट, पक्का, यस सर। ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और समझना, इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन की Yes, sir. न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट कर ही तो रहा है। देखो ना
n अगर आपको पता है, अगर आपको बोल दिया n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, n इक्वल टू 1 में यहाँ पर है, तो ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस नहीं बता रहा क्या? बता मेरा रहा है बता तो रहा है, Yes, तो वो पॉइंट भी सही है। समझ गए बात को? yes, क्लियर है? sir. अच्छा आपसे पूछूं, फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पास होगा या सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा? First. So वाला। first का पास हो. फर्स्ट का पास होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, शेल n से रिप्रेजेंट करा हुआ, k l m n भी लिख लो आगे, कोई दिक्कत नहीं। k का मतलब n इक्वल टू बोलो 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब समझो, वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाई थी ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब इस पॉइंट को समझ लेना भाई एक बार। ये न्यूक्लियस है आपका, n इक्वल टू 1 में एक ही सब शेल होगा, n इक्वल टू 2 में 2 सब शेल होंगे, n इक्वल टू 3 में 3 सब शेल। 3 समझ रहे हो? यस sir. सर। तो n इक्वल टू 1 में देखो ऐसे, ये 1 2 सुनना ध्यान से, क्या चीज बना रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, ये आया कैसे मैं बताता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको मत देखो, समझना। अभी आपको आखिरी पॉइंट क्या लिखा है, ऑर्बिटल क्या होता है। आखिरी पॉइंट पढ़ो, उसमें ऑर्बिटल के बारे में क्या लिखा है, ऑर्बिटल कैसे पता लगा सकते हो आप, n स्क्वायर। देखो आखिरी पॉइंट पढ़ो भाई, ये रहा, देखो ये लिखा है हुआ मैंने। ऑर्बिटल क्या करता है, n स्क्वायर। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इक्वल्स 2n स्क्वायर। समझ रहे हो? ऑर्बिटल के लिए क्या बोलेंगे, n स्क्वायर। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1. 2 2 नहीं समझे, मैं कह रहा हूं ऑर्बिटल के लिए n स्क्वायर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2n स्क्वायर है। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल कितने हो गए, 1। कितने One. इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2. 2। एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर बॉक्स से, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ रहे हो बात को? अब ध्यान से सुनना, Yes. इधर इधर की साइड में क्या बता रहा हूं, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n स्क्वायर से, उस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n स्क्वायर। तो मैंने यहां पर लिखा k l m n। ध्यान से देखना, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर बोलो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। Electron. ठीक है, तो n इक्वल टू 1, यहां पर देखना 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ऑर्बिटल Yes, n sir. स्क्वायर, वैल्यू डालो वहां पर, 1 आ जाएगा। यस सर। यहाँ कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर 4 कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। यहाँ तक कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन के लिए 2n स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 8 18 32। समझ में आएगा ये? यस सर। Sir, orbital कैसे आया? ये देखो ऑर्बिटल के लिए n स्क्वायर, ये n की वैल्यू है ना आपकी, Yes, sir. n इक्वल टू 1। ऐसे देखो ना, n इक्वल टू 1 मतलब ऑर्बिटल क्या होगा, n स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1। n इक्वल टू 2, n का स्क्वायर करो मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4। n इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9, n इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, 2n स्क्वायर। अरे मतलब n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, 2। Yes, sir. आ Two. गया समझ. समझ गए? Okay. Yes, sir. इतनी बात क्लियर होती है भाई सबको? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर सब शेल सर इज इक्वल टू n होता है क्या सब शेल, सर? जैसे सर ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वायर है, तो सर सब शेल इज इक्वल टू n। बेटा सब शेल और शेल, पहले तो अपन शेल बोले n, उस शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। उस शेल के अंदर क्या हुए, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं ना, उसको सब शेल बोलते हैं। तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, ये जो k l m n ये आते हैं सब शेल के अंदर। तो ओके n सर, की वैल्यू, ठीक है। ओके सर। अब देखो ये हुई किसके बारे में बात, n के बारे में। अब ये सारे पॉइंट पढ़ो भाई, एक भी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले इधर से पढ़ना चालू करते हैं।
देखो पहला पॉइंट तो क्या पढ़ा, शेल रिप्रेजेंट करते हैं एन से, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। इट रिप्रेजेंट शेल नंबर एनर्जी लेवल, कोई दिक्कत इसमें, एनर्जी स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which are denoted by, देखो n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, समझ गए ना। it indicates the distance of an electron from the nucleus, बता ही दिया वो भी। it gives an idea of total number of orbital, n की वैल्यू पता है तो ऑर्बिटल बता दोगे क्या? चलो बताओ n equal to 4 में कितने ऑर्बिटल होंगे? 16 उसी n equal to 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 32 अभी कोई 8 भी बोला? अरे क्या कर रहे हो भैया यार, ऐसे डर लगता है, ऐसे मत करा कर तुम बीच में एकदम से 8, समझ गए ना, 32 होंगे। चलो ठीक है, ये काम हुआ अपना किसका, n के बारे में, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचते जा रहे हैं। अब आएगा दूसरा, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, साथ साथ में लिखते जाना, हेडिंग डालो एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, साथ साथ में लिखते जाना। द वैल्यूज ऑफ एल, कोई कुछ कह रहा है नीचे क्या, सर वी नीड टू नोट डाउन समथिंग फ्रॉम पेज 4 ऑनवर्ड्स, ओके देन पेज 4, चलो पेज 4 तो लिख लिया था ना यार, मैंने लिखवा दिया था पेज 4 के लिए, तो मैंने वेट भी करा था काफी। चलो लिखो पेज 4, बता देना जैसे हो जाए, जल्दी से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर डन पेज नंबर 5 निकाल दूं? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल प्रॉपर बनाओ, एक ही तो चीज है जो तुम्हारे काम में आएगी, नोट्स। बाकी सब चीजें कितना ही कंसेप्ट कुछ भी बता लो, लेकिन जिस तरीके से तुम कॉपी में नोट करोगे वही आगे जाके काम आएगा। क्योंकि भैया तो 2 साल बाद होगा पेपर, तो 1 साल निकल गया तुम्हारा, अगले साल बाद होगा ना, 2022 में होगा ना, समझ रहे हो बात को, 23 में होगा ना तुम्हारा, तो 23। यस सर। तो फिर सोचो, तो नोट्स जितने अच्छी तरीके से बनाओगे, ऐसे सोचो ना तुम 1.5 साल बाद चीज पढ़ोगे, अब 1.5 साल या ऑलमोस्ट चलो 1 साल 4-5 महीने जो भी मानो, उस टाइम तक तुम जिनने जो नोट्स बनाए वही तो तुम्हारा साथ देंगे, मेरी बात थोड़ी ना याद रहेगी तुम्हें। तो इस टाइम पे कैसे समझते हो और कैसे लिखते हो वो इंपॉर्टेंट है। चलो पेज नंबर 6 निकाल दूं? यस सर। जिसके नोट्स पहले से बने हुए हैं, पहले से कहां पर बने हुए हैं, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्वांटम नंबर, फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, फिर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भैया? मयंक बोलो, रिवीजन के लिए यार, क्वांटम नंबर ऐसी चीज नहीं है जो रिवाइज करी जाए एक बार में हो जाएगा यार, इससे बढ़िया तो और दूसरी चीजें पढ़ सकते हो। कौन से बैच का है तू? सर P2 का है तो फिर तुमने तो बॉन्डिंग वॉन्डिंग सब पढ़ लिया होगा यार, ये रिवीजन क्लास के यहाँ टाइम मेरे हिसाब से, बाकी तेरे ऊपर है, जो तू करना चाहे वो कर, लेकिन और भी चीजें यार, मतलब क्वांटम नंबर ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसका रिवीजन के लिए तू ये वाला टाइम वेस्ट करे ना, मतलब रिवाइज कर ले यार, नोट्स वोट्स का, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री दूसरी चीज पढ़ ले अगर तेरी इच्छा। बाकी तू अगर रिवीजन करना चाहता है तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, है ना। बट क्वांटम नंबर इतना वर्थ नहीं है कि, मतलब अगर एक बार पढ़ रखा है आपने अच्छे से तो खेल खत्म है उसका, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भूलते कभी, ठीक है। चलो पेज नंबर 6 हटा दो। बॉन्डिंग कब शुरू करवाओगे? बेटा वो तो होगी जो होगी जब, है ना। अब तो देख ले, पहले क्वांटम होगा,
फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल होगा, फिर उसके बाद बॉन्डिंग होगा। तो क्वांटम नंबर में आपके 4 लेक्चर 5 लेक्चर मान लो 4 लेक्चर लगेंगे या 5 लेक्चर लगेंगे। फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल में 10 से ऊपर लेक्चर 10 11 12 इन 3 में से लग सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं 10 11 12 इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी कैचिंग पावर अच्छी हुई तो 10 में खत्म हो जाएगा, 11 12 ऐसे करके। फिर उसके बाद 26 लेक्चर अराउंड केमिकल बॉन्डिंग। सर रोज एक्स्ट्रा क्लास होगा इस टाइम पे? इस टाइम पे तो रेगुलर चलेगा, हाँ बिल्कुल। तो मतलब सर वही नॉर्मल स्पीड पे कराओगे, ज्यादा तेज नहीं कराओगे? मैं तो नॉर्मल स्पीड पे जितना कराते हैं जैसे वैसे ही करा रहे, ज्यादा तेज क्यों कराएंगे? जिनका हुआ ही नहीं वो तो नॉर्मली कराएंगे ना, जिनका हुआ ही ओके नहीं तो। सर। ठीक है, ये रिवीजन क्लास का नाम उन लोगों के लिए रिवीजन क्लास दी गई है जिनका हो चुका है। रिवीजन क्लास P3 वालों के लिए, जिनका नहीं हुआ उनको तो आराम से कराएंगे ना यार, क्या दिक्कत है, जैसे हुआ वैसे ही कराएंगे। ठीक है जी, चलें। द azimuthal quantum number, values of L depends upon the value of n and possible values are 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। ठीक है, पहले पॉइंट लिख लो फिर समझेंगे। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट हुआ, नोट करो जल्दी से। सर जो हमने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिटल निकाले, सर उनको बस फॉर्मूला यही है ना कि 2n से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब अब 100% जैसे बिल्कुल। n में। ओके सर। कर दो टर्न। यस सर। नो सर। सर ये नीचे 0 to n-1 है ना? हाँ, 0 से लेकर n माइनस 1, n वही वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अभी बताता हूं मैं ना, 0 से लेकर n माइनस 1। कर दूं अब तो? यस सर कर दो। पेज नंबर 1 है ना, ध्यान से देखें। एक पॉइंट तो वो हुआ, दूसरा पॉइंट, इट गिव्स द, किसी का माइक ऑन है भाई, माइक बंद करो। नेम ऑफ सबशेल associated with the energy level and number of subshell within an energy level। समझेंगे इसका मतलब? ठीक है, L क्या करता है, रिप्रेजेंट सबशेल, या रिप्रेजेंट्स सबशेल। अब समझो भाई, रिप्रेजेंट सबशेल्स, ठीक है ना, सबशेल। देखें भाई ध्यान से, पहला पॉइंट सुनना ध्यान से, L की वैल्यू डिपेंड करेगी N पे। N क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, N पे। N क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्योंकि N ही था जिसने बताया था कि कितने सबशेल होंगे, याद है ना, N इक्वल टू 1 N इक्वल टू 2, उसने ही तो बताया था कि कितने सबशेल होंगे। L की वैल्यू हमें बताएगी कौन कौन से हैं। N ने तो क्या बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में तो क्या बताया कि कितने सबशेल है। L की वैल्यू क्या बताएगी, कौन कौन से हैं, और उनकी रेंज क्या है, 0 से लेकर n-1 होती है, 0 से लेकर n-1 होती है। अब इसका मतलब मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हुई n इक्वल टू 1, तो L की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, सोचो, पॉसिबल वैल्यूज 0 से n-1 के हिसाब से लगाओगे तो 0 हो गया केवल ये तो। यस L सर। इक्वल टू कितना आ गया, 0। 0। समझ पा रहे हो ये वाली बात? n इक्वल टू 2 में कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी भाई बताओ? 1 0 -1। -1 कैसे आ गया भाई? सर 0 और नो सर सर Sir, 0 and 1. 0 and 1। 0, 1, ठीक है। n इक्वल टू 3 मतलब
0 0, minus 2, 1. 1, 0. n इक्वल टू 4 मतलब हो गया l इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सबको। अब इनका भी नाम दे दिया गया, अब यहाँ पर भी नाम दे दिया गया। जैसे n इक्वल टू 1 को अपन ने k बोला था ना, n इक्वल टू 2 को अपन ने l बोला था, तो यहाँ पर भी नाम दे दिया। अब नाम क्या दिया वो नाम समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखें। l इक्वल टू 0, ठीक है, l इक्वल टू 0 को नाम दिया गया s, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3। ठीक है, ध्यान से देखना, s, l इक्वल टू 1 को बोला गया p, l इक्वल टू 2 को बोला गया d, और l इक्वल टू 3 को बोला गया f। ये क्या है, सारे सब शेल। मैंने बताया ना, n क्या बताता था कितने सब शेल हैं, l क्या बता रहा है कौन कौन से हैं, ये रे वो s p d f, ये है कौन कौन से। अब ये s वर्ड का मतलब पता चला तुम्हें कभी? s को बोलते हैं शार्प, नाम है बस, कहां से आई है। p का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, d का मतलब होता है डिफ्यूज, डिफ्यूज्ड, ठीक है, और f का मतलब होता है फंडामेंटल, f का मतलब होता है फंडामेंटल। दिखते कैसे हैं ये, दिखते कैसे हैं? S दिखता है आपको स्पेरिकल, S कैसा दिखता है, स्पेरिकल, ठीक है। P आपको कैसा दिखेगा, डम्बेल, डम्बेल। D कैसा दिखेगा, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। अच्छा, F कैसा दिखेगा, बोले हमको तो दिखेगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए, तो अपन को कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, F क्या है, कॉम्प्लेक्स है, 2D में अपन नहीं पता लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। F अपने सिलेबस में नहीं, F की शेप अपने IIT जेईई एडवांस, जेईई मेंस, है ना, नीट, इनके सिलेबस में नहीं है। बात समझ रहे हो? तो S स्पेरिकल, D डम्बेल, P डम्बेल, D डबल डम्बेल, और F क्या है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबशेल कौन कौन से हो गए भाई, अब यहाँ पर नाम लिख दूं, सबशेल कौन कौन से हो गए? सबशेल हो गए आपके S, P, D, F। अब ध्यान से दूंगा, मैं बोल रहा हूँ L इक्वल टू 1, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए, P। L इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, अब P। क्लियर है? L इक्वल टू 0 का मतलब S सबशेल, L इक्वल टू 0,1 का मतलब क्या होगा, चलो ऐसे लिखें, L इक्वल टू 0 का मतलब S, L इक्वल टू 1 का मतलब बताओ अब क्या हो जाएगा, P। लेकिन अगर मैं लिख दूं L इक्वल टू 0,1 तो क्या बोलोगे, S, P। Yes, L sir. इक्वल टू 0,1,2 तो क्या बोलोगे, S, P, S, P, D. L इक्वल टू 0,1,3 तो क्या बोलोगे, S, S, P, D, D, F। समझ गए क्या बात? Yes, sir. अब आपसे पूछा, ध्यान देना, अब आपसे पूछा कि P सबशेल कौन से शेल में इंट्रोड्यूस हुआ था, P सबशेल कौन से शेल में इंट्रोड्यूस हुआ था, ध्यान से सुनना, P सबशेल कौन से शेल में इंट्रोड्यूस हुआ होगा, बोलो। Second. सेकंड। बेटा n इक्वल टू 2 जब तक नहीं होगा ना, जब तक P सबशेल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सोचो, अगर n इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 और 1. 0,1। 0 का मतलब क्या हो गया, S, S, और 1 का मतलब P. P। अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता, n इक्वल टू 1 का मतलब L इक्वल टू कितना हो गया, 0, और एक L इक्वल टू 0 का मतलब तो क्या है, केवल S। तो आपसे सवाल ये पूछा था ना कि P सबशेल कौन से शेल में इंट्रोड्यूस होगा, n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 2 में। समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने ऑर्बिटल होंगे। देखो, अगर ऑर्बिटल निकाल लिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आप इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑर्बिटल निकाल लिया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आप इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, जैसे अभी इधर करा था। ऑर्बिटल n स्क्वायर था, 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो देखना ध्यान से, अभी लिखना, अभी आराम से, रुक जाओ, पहले पूरा समझ लो। n इक्वल टू 1, ठीक है, ऑर्बिटल के हिसाब से, अगर ऑर्बिटल के हिसाब से बात करें तो ऑर्बिटल हो गया 1, ठीक है, ऑर्बिटल हो गया 1, और n इक्वल टू 1, n स्क्वायर, और इधर लिख दिया मैंने s। ठीक है, ध्यान से देखना, और
n इक्वल टू 2, ऑर्बिटल हो गए 4। ऐसे समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा s कॉमा p। कैसे लिख रहा हूं मैं ये, n इक्वल टू 1 में केवल s ही आएगा ना। इधर साइड में लिख देता हूँ, देखो कंफ्यूजन ना हो जिससे, इधर भी साइड में भी देखते जाना। देखो ध्यान से, अभी मैंने बोला कि n इक्वल टू 1 होगा तो बेटा l इक्वल टू कितना होगा 0। 0 का मतलब क्या होता है s, समझ गए। n इक्वल टू 2 होगा तो l का मतलब क्या होगा 0,1। 0 मतलब s, ये s और कॉमा p हो गया क्या। n इक्वल टू 3 का मतलब l इक्वल टू 0,1,2 मतलब s p d, समझ गए क्या। तो ये ऊपर क्या लिखे हुए हैं, ऑर्बिटल लिखे हुए हैं। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1, तो 1 डाला तो 1 आ गया, 1 मतलब s। तो देखो n इक्वल टू 1 में एक ऑर्बिटल और उसमें कौन सा आएगा s। n इक्वल टू 2 का मतलब s कॉमा p हो गया। अच्छा अब बताओ n इक्वल टू 3 में क्या आएगा, बोलो ऑर्बिटल बताओ। 9 9। अब कौन कौन से आने चाहिए n इक्वल टू 3 में, s कॉमा p कॉमा SPD D D n इक्वल टू 4 का मतलब 16 s कॉमा p कॉमा D comma F अब मेरे को बताओ, अभी अपन ने देखा ना n इक्वल टू 1 में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल मतलब एक डब्बा, एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स, तो यहाँ पर एक लिख दूं। yes sir अच्छा n इक्वल टू 2 में sp आ गया, तो s का तो तुम्हें पता है कितना, एक। टोटल कितने हैं 4, तो p के कितने हो गए, 3 नहीं समझे। अरे टोटल तो 4 आ रहे हैं ऑर्बिटल, s का तुम्हें पता है एक ही है, एक डब्बा है, तो p आ गया, तो p के कितने हो गए फिर 3। अच्छा ऐसे देखो, s का तुम्हें पता है एक, p का भी तुम्हें ऊपर पता चल गया 3, तो d के कितने हो गए 5 5, जब भी तो 9 होंगे टोटल। yes s का Yes, तुम्हें sir. पता चल गया एक, p के पता चल गया 3, d के 5, इधर Five. कितना हो जाएगा 7। 7 तो कहने का मतलब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, s को एक डब्बा बना दो, p को 3 d को 5 f को 7 ठीक है, समझ गए क्या बात को। तो एक डब्बे Yes, को sir. इसको इसको एक ऑर्बिटल बोल रहे हैं, तो p में कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, d में कितने 5, f में कितने 7। समझ गए बात को। तो यहां से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सोचो, 6 6 5 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 7 में कितने हो जाएंगे 14 14 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने बचपन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है कभी, ये एपी बन गई एक, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं है। अगर नहीं भी पता चलता है तो अपने को तो फॉर्मूला याद रखना है, क्या होगा इसका फॉर्मूला 2l+1। मैं बता रहा हूं कैसे, एक काम करो, ये ऑर्बिटल का फॉर्मूला निकाला मैंने, ऑर्बिटल का l की वैल्यू 0 रखो जरा, क्या आ रहा है 3 l की वैल्यू 0 रखो तो 3 आ रहा है। वाह, 1 sir कहां पर पढ़ा है भैया मैथ्स वैथ्स सॉरी सर, वो मैं कोई प्लस दिक्कत कर रही थी कोई 12 दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। l इक्वल टू 0 रखा तो 1 आया, 1 मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। l की वैल्यू डालते ही, l की वैल्यू डालते ही समझ गए ना क्या आएगा, l की वैल्यू 1 डालो, कितने ऑर्बिटल आने चाहिए सोचो 3 3। 3 का मतलब p होता है ना, सोच के देखो, l इक्वल टू 1 जैसे ही डाला तुमने, l इक्वल टू 1 का मतलब p, l इक्वल टू 0 का मतलब s, l इक्वल टू 2 डालो जरा, कितने आने चाहिए, देखो 5 ही आने चाहिए, 5 आ रहे हैं क्या, अरे बोलो ना। yes sir l इक्वल टू 3 डालो, कितना आ रहा है, कितने ऑर्बिटल 7 आने चाहिए, 7 है सर 7। अब आई इलेक्ट्रॉन की बारी, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2l+1। जरा पहले मुझे ये बताओ कि जो s ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 2, तो l की वैल्यू 0 डालने से 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो l की वैल्यू 0 डालोगे तो 2 आ रहा है क्या इसमें, yes sir Yes, sir. क्लियर है ये चीज। तो फाइनली जो अपने पास फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 2l+1 l, 2l
प्लस 1 और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 2l प्लस 1। अभी पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया था n स्क्वायर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया था 2n स्क्वायर। 2n square बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। है ना? Yes sir. ठीक है, चलो कौन सा पेज निकालना है बताओ। So 8. 8 से चालू करना है, ठीक है। यस सर। लिखे भाई 8 से चालू करो, लिखो। सर क्या कह रहे हो कि कहाँ से चालू करना है? Sir मतलब P9 note- पेज निकाल। नोट करना कहाँ से चालू करना है वो बोला। अच्छा पेज नंबर 8 सबने लिख लिया? Yes sir. नहीं सर, एक मिनट। नहीं लिखा, लो। कल का जो टाइमिंग है ना, थोड़ा सा हो सकता है कि 15-20 मिनट अपन लेट चालू करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो No, सर। sir. No. सर क्या कह रहे हो? सर जल्दी मत करना, लेट कर दो चाहे। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है लेट करेंगे, थोड़ा सा है ना, हो सकता है। मैं बता दूंगा ग्रुप पे, आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 15-20 रात की क्लास सर? क्या? कौन सी क्लास शाम की है रात ये की? शाम वाली उसका तो वही टाइम है 4:30। ये इसकी कह रहा हूँ, शाम वाली की, जो 8 बजे से चालू है ना, तो हो सकता है 8:15 बजे से हो, है ना। मतलब बता दूंगा ग्रुप पे जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना आए। हाँ जी सर, कोई बात। ठीक है ना। अच्छा, दक्ष यहीं पर ही है क्या? तू दक्ष अभी पढ़ रहा है क्या इसमें? वाह, चलो टर्न करूं। यस सर। 9। थोड़ा सा और बाकी है ना, एजिमुथल क्वांटम नंबर, 3-4 पॉइंट और बाकी है। नेक्स्ट क्लास में जब अपन पढ़ेंगे ना 3-4 वो पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, फिर स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। टर्न कर दूं? Yes, sir. No Yes. sir. No sir. करो करो, नोट करो। सर कर दो। सर बस हो गया आज के लिए या अभी करवाओगे? 9:20 है टाइम बेटा। ओके सर। ठीक है, हाँ जा सकते हैं, जिनको जानना है जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बाय। सर क्लास होगी? हाँ, 9:20 तक का ही टाइम बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, टर्न कर दूं पेज? हो गया, ये तो लास्ट वाला लिखा हुआ है, ठीक है। थैंक यू। सर एक मिनट पीछे कर दो, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, कहाँ से निकालूं? पेज नंबर 1 से? नहीं बस इसके आगे वाला है। ओके, लो भेज देना मेरे को भी, है ना, कोई भी। ईशा भेजती है, Yes. ईशा Yes, sir. भेज देना, है ना। Yes, sir. सर नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज भी निकाल देता हूँ। लो, सर डन। चलो फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।